जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जी के जी चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से अभी बिहार बीएससीसी और जो कि ये 10+2 इंटर लेवल की वैकेंसी आई हुई 2023 की, और सेकंड जो क्लास लिया जाता है बिहार दरोगा का लिया जाता है। तो देखिए, अभी हम लोग ये जो क्लास कर रहे हैं बिहार इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई है 2023 की, उसका हम लोग क्लास कर रहे हैं। देखिए ये जो बुक है ये है रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है, वॉल्यूम 1 है, जो कि आज हम लोग का वॉल्यूम 1 खत्म हो जाएगा इस क्लास में, क्योंकि हम लोगों ने पहले टोटल 11 सेट्स को कंप्लीट कर लिया है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, चाहे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो उनको चैनल का प्लेलिस्ट का जो भी वीडियो है सारा पहले का प्रीवियस वो सारा वीडियो मिल जाएगा। वो अपने तैयारी को 0 लेवल से अच्छे स्तर पर लेकर के जाएँ। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो और साथियों, आप लोगों को और एक सूचना दे दी जाती है कि जैसे ही आज ये हमारा वॉल्यूम 1 खत्म होता है तो कल से रुक्मणी पब्लिकेशन का ही वॉल्यूम 2 कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें टोटल 12 सेट्स दिए गए, 24 सेट्स दिए गए हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में लिंग क्रोमोटिन या बॉर बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण है। तो उसका उदाहरण क्या होता है? स्तनधारियों में लिंग क्रोमोटिन या बॉर बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण है वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए, हेट्रोक्रोमेटिन केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक के परिधि में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो उस मॉडल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महालनोबिस मॉडल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, महालनोबिस मॉडल सही आंसर होगा इसका। और देखिए कि दूसरी पंचवर्षीय जो योजना है वो 1956 से 1961 तक। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक का मुख्य उद्देश्य समाजवादी ढांचा पर समाज की स्थापना करता था, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान वायु दाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो समान वायु दाब वाले स्थलों को जोड़ने वाले रेखाओं को कहा जाता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा सामदाब रेखा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सामदाब रेखा उसको कहा जाता है। और देखिए समान वायु दाब वाले स्थलों को जोड़ने वाले रेखाओं को सामदाब रेखा कहा जाता है, इसको आप लोग एकदम याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, ठीक है। ये हम लगभग आप लोगों को कल या नहीं परसों के सेट्स में ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए हैं। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सामदाब रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? तो बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करम शाह था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन के स्थापक नेता कौन था? तो करम शाह था। और देखिए पागलपंथ एक अद्र धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल में करम शाह ने चलाया था, ठीक है। इसे कहाँ पर चलाया था? तो उत्तरी बंगाल में करम शाह ने इसे चलाया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श कर रहे हैं? तो कितने देश जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भारत के स्पर्श करते हैं? तो वो होंगे 7। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 7। और देखिए सातों का नाम आप लोग को बता दें, पहला आप लोग इसे जरूर नोट कर लीजिए, सातों सीमा का नाम हम बता रहे हैं जो कि भारत अंतर्राष्ट्रीय से अपना देश का सीमा स्पर्श करता है। पहला है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये सातों सीमा रेखा है जो कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से देश से स्पर्श करती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो चीन की राष्ट्रीय भाषा जो है वो है मंदारिन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चीन की राष्ट्रीय भाषा है मंदारिन। और देखिए मंदारिन विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। जो ये मंदारिन भाषा है विश्व की सबसे अधिक दूसरी बोलने वाली भाषा मंदारिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसके द्वारा जीता गया? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो 2022 में किसके द्वारा जीता गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गीतांजलि श्री। देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है 2022 में गीतांजलि श्री के द्वारा जीता गया था। और भारतीय लेखिका ये जो थी ये भारतीय लेखिका थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, गीतांजलि श्री जो थी भारतीय लेखिका थी। और भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री ने अमेरिकी अनुवाद डेजी रॉकवेल के साथ टॉम ऑफ सैंड नामक पुस्तक के लिए 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था।
इसको आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री ने अमेरिकी अनुवाद डेजी रॉकवेल के साथ टॉम्ब ऑफ सैंड, कौन सा नाम, टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक के लिए 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष आयरलैंड या यूके में प्रकाशित होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है वो प्रतिवर्ष हर वर्ष में आयरलैंड या यूके में प्रकाशित किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बिहार का कौन सा जिला है जो निम्नलिखित में से सबसे फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मुजफ्फरपुर। देखिए बिहार का मुजफ्फरपुर जिला जो है फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है और बिहार में कुल बागवानी फसलों के उत्पादक का लगभग 50% हिस्सेदारी आम फल के उत्पादक का है। ठीक है, 50% जो है बिहार से आम फल होता है और दूसरा स्थान पर केला है। और देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर के शाही लीची और भागलपुर के जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है। बिहार के मुजफ्फरपुर के शाही लीची और भागलपुर के आम को जो है जीआई टैग दिया गया है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। और एक टॉपिक आप लोग को बता दें कि वर्ष 2020 से लेकर के 21 में, वर्ष 2020 से लेकर के 2021 में चावल के उत्पादक में अग्रणी जिले जो हैं वो हैं, जो कि सबसे आगे जो जिला है हमारे बिहार से वो हैं रोहतास, औरंगाबाद तथा पश्चिमी चंपारण, ये 3 जिला है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? तो देखिए वुड्स डिस्पैच जो है यह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वुड्स डिस्पैच जो है शिक्षा से संबंधित है। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड्स के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत ने 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में स्थापना 1857 में की गई थी। ठीक है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। देखिए ये जो टॉपिक है आप लोगों को दोबारा से दोहरा दिया जा रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड, कब के? तो 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच के आधार बना करके लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय बनाया गया था। कौन कौन सा? तो कहाँ पर बनाया गया था? तो कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में। और कब बनाया गया था? तो 1857 में बनाया गया था। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़िए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब हम आप साथियों इसलिए छोड़ें क्योंकि ये सब मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? तो 2024 का जो है ओलंपिक कहाँ पर आयोजित होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और पेरिस कहाँ पर है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, फ्रांस में है। ठीक है, 2024 का ओलंपिक पेरिस यानी कि फ्रांस आयोजित में होगा। और देखिए आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत, इस ओलंपिक जो खेल है, ओलंपिक खेल की शुरुआत जो है ब्राउनी पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से एथेंस में 1896 में हुई थी। कब हुई थी? 1896 में पहली बार ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। और देखिए भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना, भारतीय ओलंपिक संघ मतलब कि ओलंपिक का जो संगठन है उसका जो स्थापना कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। और सर दोराबजी टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। देखिए इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे, पहले तो इसका स्थापना कब हुआ ओलंपिक संघ का? तो स्थापना हुआ था 1927 में। इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे कौन? दोराबजी टाटा। कौन थे? दोराबजी टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसके बारे में एक टॉपिक याद रखिएगा, देखिए कि भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी पीटी उषा है। और वर्तमान में भी अभी वही है, पीटी उषा ही महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष है भारतीय ओलंपिक संघ का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू पाया गया? तो किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू पाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए कैल्शियम तत्व तक अष्टक का नियम लागू पाया गया है और आवर्त सारणी के अष्टक का जो नियम है वो न्यूलैंड्स ने दिया था। किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। और न्यूलैंड्स के समय प्रकृति में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो 56 थी। कुल ज्ञात तत्वों की संख्या न्यूलैंड्स के समय पर कितनी थी? तो 56 थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में क्या हुआ था? तो चलिए बताइए, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में जो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। देखिए यहाँ पर 9वीं लिखा गया है, 9 होगा, सेम ही बात है। 9 अनुसूची को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए भारतीय संविधान के जो प्रथम संशोधन है वो 1951 के द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद 31 का, कौन कौन से अनुच्छेद? तो पहला 31 का और दूसरा क्या है? 31 ख, ठीक है। 31 का और 31 का जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन मतलब कि एंजिंग दर्शने की क्रिया को कहते हैं। देखिए जल के पोषण समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस क्रिया को कहते हैं सुपोषण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए जल के जो पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल जो है प्रभावन यानी कि दर्शाने की क्रिया को सुपोषण कहते हैं। और देखिए सुपोषण जो है, इसका मतलब सुपोषण मतलब कि यूटोफिकेशन, इसको सुपोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूटोफिकेशन कहते हैं। सुपोषण का सबसे उल्लेखनीय प्रभाव जो है शैवाल प्रस्फुटन है। सुपोषण का सबसे उल्लेखनीय प्रभाव क्या है? तो शैवाल प्रस्फुटन है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी टीम सबसे ज्यादा आईपीएल टाइटल्स जीती है? तो कौन सी टीम है जो सबसे ज्यादा आईपीएल टाइटल्स जीती है? तो है मुंबई इंडियंस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मुंबई इंडियंस है जो कि सबसे ज्यादा आईपीएल टाइटल्स को जीती है। और देखिए कितनी बार जीती है? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि 5 बार मुंबई इंडियंस ने आईपीएल ट्रॉफीज को जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। तो कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 167 में ये उल्लेख है। और देखिए राज्यपाल को अनुच्छेद 167 के अंतर्गत 3 प्रकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। फिर से देख लीजिए कौन, इसको पहले आपको फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि राज्यपाल को अनुच्छेद 167 के अंतर्गत 3 प्रकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। और वो तीनों प्रकार हम लोग आप लोग को बता दें, ये तीनों प्रकार आप लोग जरूर नोट करिएगा। देखिए मुख्यमंत्री समय समय पर अपने कार्यों से राज्यपाल को अवगत करेंगे। मुख्यमंत्री समय समय पर अपने कार्यों से राज्यपाल को अवगत करेंगे। और सेकंड नंबर पॉइंट कह रहा है कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री से राज्य शासन संबोधित जो सूचना मांगे उसे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। और थर्ड नंबर पॉइंट कह रहा है यदि किसी विषय पर एक मंत्री ने निर्णय ले लिया हो कि राज्यपाल उस विषय को मंत्रिमंडल में रखने पर निर्देश दे तो ऐसे विषय में अनिवार्य रूप से मंत्रिमंडल में रखना पड़ेगा ही। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है? भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में 52वीं संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। देखिए 1985 में 52वीं संशोधन के द्वारा जो है भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। और देखिए भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन जो है 1951 में किया गया था। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन जो है 1951 में किया गया था।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोग स्लीपद यानी कि एलिफेंटिसिस का कारक है, तो इसका क्या कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुचेरेरिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बुचेरेरिया इज द राइट आंसर, जो कि रोग शलीफत का कारक है। और देखिए रोग शलीफत का मतलब इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो एलिफेंटिसिस। तो देखिए एलिफेंटिसिस मच्छरों द्वारा फैलता है। ये किसके द्वारा फैलता है, रोग शलीफत, तो ये जो फैलता है ये मच्छरों के द्वारा फैलता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश था। तो बांग्लादेश सरकार को जो है मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन सा था, तो वो था भारत। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए बांग्लादेश सरकार को मान्यता 6 दिसंबर 1971 को भूटान और भारत ने दिया था। किस किस ने दिया था देश ने बांग्लादेश सरकार को मान्यता, तो पहला था हमारा भारत और दूसरा था भूटान था। और कब इससे मान्यता प्राप्त करने के लिए दिया गया था, तो 6 दिसंबर 1971 को। कब दिया गया था, तो 6 दिसंबर 1971 को दिया गया था। और देखिए कि बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करने वाला देश है। बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक लंबा जो सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश है। और कितना किलोमीटर का सीमा साझा है, तो वो है 4096.7 किलोमीटर का सीमा है जो बांग्लादेश का है, जो कि भारत से सीमा साझा करता है। और देखिए 26 मार्च को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कब बांग्लादेश जो है 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस बांग्लादेश मनाता है। आगे बढ़िए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए पहले कथन आप लोग पढ़ लीजिए कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है। पहला कथन कह रहा है कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीशों के द्वारा नियुक्त होता है। और दूसरा कह रहा है, ये जो कथन देखिए गलत है, जो कि भारत के महान्यायवादी से संबंधित जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो ये पहला महान्यायवादी कथन जो है ये गलत है। और दूसरा देख लीजिए, वह भारत सरकार को विधि संविधि विषयों पर सलाह देता है, और तो ये जो है कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, केवल 2 इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को कहते हैं। तो प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को हम लोग विक्षेपण कहते हैं। विक्षेपण मतलब डिस्पर्शन विक्षेपण को इंग्लिश में कहते हैं। और देखिए बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक होगा। बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक का जो मान होता है सबसे अधिक होगा, और लाल रंग के लिए पदार्थ का जो अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा विल्डन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किया गया है। तो देखिए ये शब्द जो है कौन सा है, तो एंजाइटी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा विल्टन वुड वर्ड ऑफ द ईयर 2021 जो है उसमें कौन सा वर्ड को लिया गया था, तो वो वर्ड है एंजाइटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एंजाइटी। और देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने अपने हालिया शोध के आधार पर चिंता, एंजाइटी का हिंदी क्या होता है, तो होता है चिंता को वर्ष 2021 के बच्चों के शब्द के रूप में चुना है। ठीक है, 2021 में चुना है। और किस शब्द में चुना है, तो बच्चों के रूप में एंजाइटी शब्द को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है, तो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए रेलवे क्षेत्र के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है। और दो प्रमुख क्षेत्रों माल भाड़ा और यात्री में से अकेला माल भाड़ा से रेलवे को 2/3 राजस्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, और देखिए भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। भारतीय जो रेल है हम लोग का, वो विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
पंचायतों की शक्तियों प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 243 में किया गया है। ऑप्शन नंबर 243(6) में किया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, पंचायतों की शक्तियों प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान जो है अनुच्छेद 243(6) में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो म्यांमार का जो पुराना नाम था वो था वर्मा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन हम लोग ने बहुत बार किया है, आप लोग इसीलिए बोलते हैं कि सारा सेट कंप्लीट करिए। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा VVI है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो म्यांमार का जो पुराना नाम था वो था वर्मा। और भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 2037 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। जो म्यांमार जो था उसको 1937 में अलग कर दिया गया था भारत से। और थाईलैंड को पहले स्वयं के नाम से जाना जाता था। थाईलैंड को पहले, जिस तरह से म्यांमार को पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था, उसी तरह से थाईलैंड को पहले स्वयं के नाम से जाना जाता था। और देखिए, दक्षिणी चीन को जो पहले मांगी कहा जाता था। दक्षिणी चीन को क्या कहा जाता था? मांगी। इसको कहा जाता था थाईलैंड का पुराना नाम था ये श्याम, और मांगी जो था चीन का पुराना नाम था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। तो किसका जो है सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी सीमा। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण जो है मध्य अटलांटिक कटक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अपसारी सीमा। और देखिए, जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा से अलग हटती है, जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा से अलग हटती है और नई प्रॉपर्टी का निर्माण करती है, तो उन्हें अपसारी प्लेट कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री हैं। तो ऋषि सुनक जो है कहाँ के नए प्रधानमंत्री हैं? तो ये है यूके के नए प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऋषि सुनक यूके के नए प्रधानमंत्री हैं। और देखिए, लीज ट्रस के पहले जो थे वो लीज ट्रस थे। लीज ट्रस के इस्तीफा के बाद ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं। और देखिए, एंजोली अल्बानीज जो है, एंजोली अल्बानीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का दिया गया है ना, इसके प्रधानमंत्री कौन है? एंजोली अल्बानीज। और कौन है? इटली के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है जियोर्जिया मेलोनी। जियोर्जिया मेलोनी जो है इटली के प्रधानमंत्री है। और कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है अभी करंट में? तो वो है जस्टिन डूडे। जस्टिन ट्रूडो जो है कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑर्केस्ट्रलीय है? तो निम्नलिखित में से जो कौन है ऑर्केस्ट्रलीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कांच जो है ऑर्केस्ट्रलीय है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोआर की लेखिका कौन है? पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोआर की लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा जोन्स। प्रियंका चोपड़ा जो हमारी इंडियन एक्ट्रेस थी, अभी तो वो बाहर में है, विदेश में है, हॉलीवुड। जॉन्स इसीलिए लगा है, उनके हस्बैंड का टाइटल जॉन्स है, मिक जॉन्स। तो देखिए, पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोआर की लेखिका कौन है? तो प्रियंका चोपड़ा जॉन्स है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है अभी अस्ताना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कजाकिस्तान की राजधानी जो है वो अस्ताना है। और देखिए, वर्ष 1991 में अपनी आज़ादी से पहले कजाकिस्तान जो है सोवियत संघ का हिस्सा था। कजाकिस्तान जो है अपनी आज़ादी से पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। आगे देखिए, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कहते हैं कि कजाकिस्तान की जो मुद्रा है वो क्या है? तो कजाकिस्तान की जो मुद्रा है वो है टेंगने। टेंगने जो है कजाकिस्तान की मुद्रा है। और दुनिया में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा
यूरेनियम उत्पादक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई? तो भारत में जो है मिड डे मील योजना जो कब प्रारंभ की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1995 को जो है भारत में मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई है, 15 अगस्त 1995 को। और देखिए मिड डे मील योजना के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, मिड डे मील योजना के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल के बच्चों को 450 कैलोरीज और 12 ग्राम प्रोटीन देने का ये प्रावधान है एक तरह से, और अपर प्राइमरी के बच्चों को 700 कैलोरीज और 20 ग्राम प्रोटीन देने का व्यवस्था है। और आपको मालूम है कि भारत में कितना मिड डे मील में अभी हम लोग को बिहार में दिया जा रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कहवा की किस्म का उत्पादक भारत में सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अरेबिक। देखिए अरेबिक कहवा की किस्म का उत्पादक भारत में सबसे अधिक होता है। और भारत में कहवा के उत्पादक की शुरुआत जो है बाबा बुदान की पहाड़ियों से हुआ था। भारत में कहवा शब्द का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था बाबा बुदान पहाड़ियों से हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और देखिए कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, कहाँ से? तो उत्तराखंड भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। यह जो है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि वर्ष 1936 में लुप्त प्रायः बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। इसको जो है 1936 में लुप्त प्रायः बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था। कब किया गया था? तो 1936 में किया गया था ये। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी बहती है। ये जो जिम कॉर्बेट है, देखिए ये जो जिम कॉर्बेट है ये इसके राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी बहती है। और जिम कॉर्बेट विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय पार्क है। जिम कॉर्बेट विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय पार्क है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पद्म विभूषण विजेता प्रभा अत्रे निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हैं? तो ये जो है निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर संगीत। देखिए पद्म विभूषण विजेता प्रभा अत्रे स्वर संगीत से जुड़ी हैं। और प्रभा अत्रे को 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कब किया गया है इनको पद्म भूषण से सम्मानित? तो 2022 में किया गया है। और देखिए प्रभा अत्रे जो है किराना घराने की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं। प्रभा अत्रे जो है किराना घराने की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण है वो औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, औरंगजेब ने करवाया था। और देखिए औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण करवाया था, जो कि इसे अब बीबी का मकबरा कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 99 कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। और नवंबर 1999 में, कब? तो नवंबर 1999 में यूनेस्को की आम सभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। कब घोषणा की गई थी? तो नवंबर 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित सहाय को, देखिए कह रहा है हमारा अमित सहाय को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्ड प्राप्त हुआ।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले फिर से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए कि अमित सहाय को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्डर प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए अमित सहाय को कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्डर प्राप्त हुआ था। और 2021 में जो है, कब? तो 2021 में निखिल श्रीवास्तव को और 2022 में अमित सहाय को माइकल एंड शीला हेल्डर अवार्ड दिया गया था। और माइकल एंड शीला हेल्डर पुरस्कार का स्थापना जो है 2017 में किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सृजित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए प्रसाद योजना का उद्देश्य जो है राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सृजित करता है। और देखिए प्रसाद योजना जो है, यह प्रसाद योजना 2014 से 15 में शुरू की गई थी। कब शुरू किया गया था? तो 2014 से 2015 में प्रसाद योजना को शुरू किया गया था। और एक चीज़ देख लीजिए, एक और टॉपिक है कि प्रसाद योजना का उद्देश्य जो है धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्धि करने के लिए देश भर के तीर्थ स्थलों को विकसित करना है। देखिए प्रसाद योजना का जो उद्देश्य था वो तो है कि धार्मिक पर्यटन अनुभव और समृद्धि करने के लिए देश भर के तीर्थ स्थलों को विकसित करना। यानी कि सिंपल से लैंग्वेज में प्रसाद योजना का उद्देश्य यह है कि तीर्थ स्थल जो होते हैं उनको और आगे बढ़ावा देना, उनको विकसित करना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कपास के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सही नहीं है पूछ रहा है वो होगा भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यह कथन जो है गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कथन सही नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कपास के संबंध में भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यह कथन जो है सही नहीं है। और भारत में कपास के कुल क्षेत्रफल का 17% छोटे रेशे वाली, कितना? तो भारत में कुल क्षेत्रफल का 17% छोटे रेशे वाली और 44% बीच वाली, मतलब कि मध्यम रेशा वाली, जो कितना? 44%। और जो सबसे बड़ी होती है लंबी रेशा वाली वो 39% कपास के अंतर्गत आता है। और देखिए कि भारत में कपास के कुल उत्पादक का लगभग 16% छोटे वाली और 43% मध्यम रेशे वाली और 41% लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादक होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सहायक एनजी यानी कि संबंधित है, तो सहायक एनजी जो है वो किसी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहायक एनजी जो है प्रौद्योगिकी से संबंधित है। और देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के साथ 30 दिसंबर 2020 को गोवा तट से कुछ दूर समुद्र में हवा से गिराए जाने वाले कंटेनर सहायक एनजी का सफलपूर्वक प्रथम उखाड़ का परीक्षण संपन्न किया गया था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोहा राजधानी है, तो दोहा राजधानी जो है वो क्या है? दोहा राजधानी कतर देश की है। कहाँ की है? कतर देश की है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और कतर देश का जो मुद्रा है वह रियाल है। कतर देश का जो मुद्रा है वह रियाल है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश जो है यह कतर है। कतर जो है विश्व का सर्वाधिक व्यक्ति वाला आय का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की संस्थापक किसने की थी इसकी संस्थापना? देखिए 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की संस्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की संस्थापना महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी ने किया था। और 13 सितंबर 1932 में
कब? तो 13 सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निर्माणन लीग नाम से स्थापना किया गया, जिसका नाम बदल करके अखिल भारतीय हरिजन संघ रख दिया गया था। और अखिल भारतीय हरिजन संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे घनश्याम दास बिंडला और सचिव अमृतलाल विट्ठल दास थे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और एकीकृत करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम। देख लीजिए इस पर फिर से कि भारत सरकार के प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और एकीकृत करना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रहा है हमारा निगुल ट्रम भूटान की मुद्रा है। यहाँ पर थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा है मगर यहीं लिखा गया है निगुल ट्रम जो है मुद्रा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निगुल ट्रम जो है भूटान की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निगुल ट्रम जो है भूटान की मुद्रा है और भूटान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है। भूटान जो देश है वह विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है। और भूटान की राजधानी कौन सी है? तो भूटान की राजधानी जो है वो होती है थिम्पू है। भूटान की राजधानी कौन है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत नौ परिवहन के द्वारा होता है? तो कितना प्रतिशत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का प्रतिशत 90% जो नौ परिवहन के द्वारा होता है। और देखिए भारत के समुद्री तट की जो सीमा रेखा है वो 7516.6 किलोमीटर है। भारत की समुद्री तटीय जो सीमा रेखा है वो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिनाब। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर चिनाब। देखिए भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वो चिनाब नदी पर बना है और जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बनाया गया यह रेलवे जो पुल है समग्र तौर पर 1315 मीटर लंबा और नदी तल से इसकी ऊंचाई जो है 359 मीटर है। देखिए ये जो पुल है ये पहले कह रहा है कि ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में के रियासी जिले से बनाया गया है इसे, जो कि कितना लंबा है? यह लंबा है 1315 मीटर लंबा है और 359 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और चिनाब पुल जो है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। चिनाब पुल जो है, चिनाब पुल विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है और 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल की लिंक परियोजना का जो ये है भाग है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन सी नदी पर बना है? तो भारत का जो सबसे बड़ा रबर बांध है यह कौन से नदी पर बना है? तो यह फल्गु नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा रबर बांध जो है फल्गु नदी पर बना है। और देखिए रबर बांध जो है 17 मिमी मोटे रबर से बना है। ये जो रबर बांध है यह 17 मिमी मोटे रबर से बना है और यह बांध जो है 411 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और इस बांध का नाम क्या है? तो गजाई बांध को रबर बांध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जिनका हाल ही में निधन हुआ ने कितने वर्षों पर तक शासन किया था? तो जिनका महारानी जो एलिजाबेथ है जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ उन्होंने कितने वर्ष तक शासन किया था? तो कितने वर्ष तक शासन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 वर्षों तक, 70 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए महारानी एलिजाबेथ जो थे द्वितीय जिनका हाल ही में निधन हुआ वे 70 वर्षों तक शासन किया था और ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी जो है यह एलिजाबेथ 2 ही है।
जो ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है? एलिजाबेथ II है। और देखिए कि 96 वर्ष की आयु में इनकी निधन हुई है। महारानी एलिजाबेथ की निधन कितने वर्ष पर हुई है? तो 96 वर्ष की आयु में इनकी निधन हुई है। और महारानी एलिजाबेथ II का जन्म कब हुआ था? तो 1926 में लंदन में महारानी एलिजाबेथ II का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेटुआ घाट मत्स्य गोदीवाड़ा के रूप में विकसित किया गया है, यह स्थित है। देखिए पेटुआ घाट जो मत्स्य है गोदीवाड़ा के रूप में जो विकसित किया गया है यह स्थित है। तो यह जो है कहाँ पर स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पेटुआ घाट मत्स्य गोदीवाड़ा के रूप में विकसित किया गया है, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहले कथन देख लीजिए आप लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ये तो सही कथन है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर विद्रोह संबंधित था। तो बक्सर विद्रोह जो था वो किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर विद्रोह चीन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए बक्सर विद्रोह का प्रारंभ जो है शांतुंग प्रदेश में हुआ, और कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी में हुआ था। बक्सर विद्रोह का क्या बोलते हैं प्रारंभ जो है शांतुंग प्रदेश में हुआ था, और कब हुआ था? तो 1889 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार अंश का संबंध पुण्य से है उसी प्रकार चाप संबंध। देखिए ये तो क्वेश्चन है मैथ का, सॉरी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य नरेंद्र देव थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्त मित्रों के पास। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 1967 में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 1967 में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और सिंधी अष्टम सूची की 15वीं भाषा बनाया गया है। सिंधी अष्टम जो सूची की 15वीं भाषा बनाया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जाना जाता था। तो संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जो है जाना जाता था वो है वेनिगर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग वेनिगर के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उसका सुविकसित वस्त्रोद्योग था। और संगम काल में दस्तकार शिल्पकार को पुलेयन कहा जाता था। संगम काल में दस्तकार शिल्पकार को पुलेयन कहा जाता था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था? तो इस सेना का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्ति वाहिनी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी सेना की सशस्त्र सेना का नाम था मुक्ति वाहिनी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और यह जो है वर्ष 1947 में बंटवारे के समय में पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था। पहला पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, जो कि बंगाल में मुस्लिम बहुल इलाके में काटकर बनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? तो नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वेश्वर प्रसाद थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वेश्वर प्रसाद
कोइराला, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला थे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए नेपाल की राष्ट्रीय भाषा जो है नेपाली है, और काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है और नेपाल की राष्ट्रीय भाषा क्या है, वो नेपाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अपच में उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है। तो किस दवाओं का उपयोग किया जाता है, तो वो है अम्ल त्वनाशक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए अपच में उपचार के लिए अम्ल त्वनाशक जो है वो प्रकार का दवाओं का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो साथियों इसके साथ आज के हमारा 12 जो सेट्स है ये हमारा खत्म हो गया, और आज हमारा रुक्मणी का जो वॉल्यूम 1 पब्लिकेशन का बुक था वो खत्म हो गया। कल से हम लोग देखेंगे रुक्मणी का वॉल्यूम 2 जिसमें टोटल 24 सेट्स दिए गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथियों आप लोगों से प्लीज़ अनुरोध है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पीछे की सारी तैयारी को अच्छे तरीके से करें, 0 लेवल से तैयारी करें, एग्जाम आने तक बहुत ही अपनी मजबूत तरीके से तैयारी कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।